जैसा कि हमने पिछले पार्ट में कहा था कि आगे हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे, तो आशा है कि आप लोग बनाए होंगे, ट्राई किए होंगे इसे। तो आपका तो पहला क्वेश्चन बना ही होगा। बहुत अच्छा है, बहुत इजी है ना। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे अच्छे से बना होगा। 135 और 225 का इसका हमें सीएफ निकालना है। सभी निकल गया होगा, है ना। ट्राई करिएगा, सब निकल जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर शो करिए कि कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर ये फॉर्म में या ये और ये इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में होते हैं। तो इसे भी बनाना आसान है, बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं कैसे। एक हम हिंट बता देते हैं, आप अच्छे से बना लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मानना है लेट ए बी पॉजिटिव, लेट ए बी अ पॉजिटिव और इंटीजर, इस तरीके से मान लेना है। और इसे फिर 6 से डिवाइड करने पे और फिर बाय यूक्लिड डिवीजन ये लगाकर ए बराबर 6q+r लिख देना है। और ये r 0 से 6 के बीच में होगा, तो ये r की जगह 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे लिखते जाना है। इस तरीके से एक 6q+0, 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4+5, इस तरीके से 5 तक, है ना। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है एनी पॉजिटिव और इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव और इंटीजर इस रूप में हो। तो यहाँ पे ए हम पॉजिटिव इंटीजर माने हैं या यहाँ पे पॉजिटिव और इंटीजर माने हैं। तो यहाँ पे देखिए जो जो ऑड है वो आपका आंसर हो जाएगा। 6q+1, 6q+3 और 6q+5 ये तीनों ऑड है। और ये हम साफ तरह से देख सकते हैं कि ये दोनों इवन है। सो हम इसमें क्वेश्चन में लिखेंगे 6q+2 एंड 6q+4 इज इवन नंबर सिंस वी हैव अज्यूम्ड दैट ए इज ऑड नंबर। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और सो आवर आंसर इज, सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 6q+1, 6q+3 और 6q+5, इस तरीके से लिख देंगे। सो आवर रिक्वायर्ड फॉर्म इस तरीके से लिखेंगे। सो आवर रिक्वायर्ड फॉर्म इज दिस। सो फिर बाद में लिख देंगे देयरफॉर एनी पॉजिटिव और इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इस तरीके से हम पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी इजी है। एक लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं। एक से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो ये क्वेश्चन कुछ बच्चे को प्रॉब्लम आया होगा। इसमें देखिए क्वेश्चन को हम समझते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि 616 मेंबर हैं, ठीक है, आर्मी मेंबर है। आर्मी 616 में आर्मी है और ये मार्च कर रहे हैं, लेफ्ट राइट करते हैं ना, वो मार्च कर रहे हैं 32 मेंबर्स के पीछे। 32 मेंबर्स बैंड वाले हैं, ठीक है। आगे बैंड वाले मार्च में आगे बैंड वाले चलते हैं और पीछे आर्मी मार्च करते हुए चलते हैं। तो वैसे 32 बैंड वाले आर्मी है और 616 पीछे मार्च करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दो जो ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, ये सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करेंगे। मतलब कि जो 32 बैंड वाले हैं, अगर 8-8 का 4 ग्रुप 4 कॉलम बनाते हैं 32 हो जाएगा। तो 616 को भी 4 ही कॉलम में बनाना है, ठीक है। अगर ये 32 बैंड वाले 4-4 का बनाते हैं 8 कॉलम, तो 616 को भी 8 ही कॉलम में अपना अरेंज करके बनाना होगा। तो यहाँ पे फिर से हम क्या कर रहे हैं, 32 को कॉलम में बांट रहे हैं। कभी 4-4 का खड़ा करके 8 कॉलम में बांट रहे हैं, है ना। 4 गुना 8 कर रहे हैं। तो 616 को भी वैसे ही करना पड़ेगा, 4 कॉलम बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से इसे बांटना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे भी हम अगेन फैक्टर ही काउंट कर रहे हैं, है ना, कि कौन सी ऐसी संख्या जिससे दोनों कट जाए। अगर हम 4 उठाते हैं
और 4 इसमें तो कट जा रहा है 8 बार में, 8 कॉलम बनेगा अगर 4 का बनाते हैं तो इसमें इसे हम करेंगे तो 1 टाइम्स लगेगा और 2 4 5 20 फिर 4 4 16 इसका 154 हर एक कॉलम में होंगे। तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कॉलम क्या है जिसमें वे मार्च कर सके, तो ज्यादा से ज्यादा कॉलम कब बनेंगे, जब कम से कम आर्मी रखेंगे एक कॉलम में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनेंगे, एक कॉलम में अगर आधा से ज्यादा, अगर एक कॉलम में ज्यादा, अगर हर एक कॉलम में ज्यादा से ज्यादा आर्मी रखेंगे तो कॉलम की संख्या कम होगी। अगर हर एक कॉलम में कम से कम आर्मी रखेंगे तो कॉलम की संख्या ज्यादा होगी। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। अगर हम यहाँ 32 और 616 का एचसीएफ निकालते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हमें ये पूछे जिस तरह से स्वीट्स वाले में पूछ रहा था कि सभी स्टैक में कितने स्वीट्स रखे जाएं कि कम से कम जगह घेरे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वाले स्वीट सोचें, है ना, कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्वीट्स रख सकते हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बनाएं, उसमें कम से कम स्टैक बनाना था, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम बनाना है, तो हमें पर कॉलम में कम से कम आर्मी रखना होगा, है ना। तो आर्मी की संख्या पूछे या कॉलम की संख्या पूछे, पूछ तो रहा है फैक्टर ही। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम 4 आर्मी प्रति कॉलम में रखते हैं, सभी कॉलम में रखेंगे तो 8 कॉलम बनेंगे। ये 8 भी क्या है, इस 32 का फैक्टर है। इस ये 8 क्या है, 616 का फैक्टर है। देखते हैं 8 से डिवाइड होता है कि नहीं। 8 सत्ते 56, 8 8 64, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, हाँ। तो 77 टाइम्स, तो 616 के भी फैक्टर हैं ये, है ना, 77 टाइम्स। तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 8 का कॉलम बनाते हैं, अगर 8 का 32 को 8 का कॉलम बनाते हैं, 8 का कॉलम बनाते हैं तो 616 को 8 का कॉलम बनाना पड़ेगा, और हमें यहाँ ज्यादा से ज्यादा कॉलम बनाना है। देखिए इस बात को ऐसे भी सोच सकते हैं आप, इस क्वेश्चन में इस 32 को बैंड वाले को अगर हम 8 का कॉलम बनाते हैं, 8 का कॉलम बनाते हैं, 8 आर्मी एक कॉलम में नहीं रख रहे हैं, 8 कॉलम ही बना रहा है, तो 616 को भी 8 बार में करना पड़ेगा, उसे भी 8 कॉलम बनाना पड़ेगा। उस हिसाब से उसमें 77 आर्मी जाएंगे प्रति कॉलम में, ठीक। तो ज्यादा से ज्यादा है तो 9 कॉलम, 10 कॉलम, 20 कॉलम, तो हमें यहाँ हाईएस्ट फैक्टर चाहिए, समझ रहे हैं। 8 नहीं, मान लीजिए तो 9, मान लीजिए 10, इस तरीके से जितना ज्यादा आप जा सकते हैं उतना ज्यादा फैक्टर हमें चाहिए दोनों का, समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे हम कुछ डिफर कर रहे हैं, पिछले वाले से कुछ डिफर है। पिछले वाले में उस स्टैक के अंदर स्वीट की खोज कर रहे थे, और यहाँ अगर उस स्टैक को कॉलम मान ले तो उस कॉलम के अंदर वाले संख्या को खोज कर रहे थे, और यहाँ पे कॉलम की संख्या की खोज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखना है हमें कि यहाँ खोज क्या रहा है, यहाँ फैक्टर खोज रहा है कि मल्टीपल्स खोज रहा है। तो यहाँ पे कॉलम निकालने के लिए फैक्टर खोज रहा है, तो हम कॉलम के बारे में सोचेंगे, कॉलम को लेकर सोचेंगे कि अगर 8 का कॉलम बनाते हैं तो इस 32 आर्मी को चार चार आर्मी एक कॉलम में होना चाहिए, तब 8 कॉलम में हो जाएंगे 22, और 16 आर्मी को प्रति कॉलम में 77 रखना पड़ेगा, तब 8 कॉलम में होंगे। और आगे इसी प्रकार से अगर 16 17 20 पता नहीं और क्या क्या, तो हाईएस्ट होना चाहिए। तो हमें फैक्टर चाहिए जो दोनों का सेम हो, डेट मीन्स कॉमन फैक्टर, और वो फैक्टर हाईएस्ट भी हो। इस प्रकार से हम यहाँ एचसीएफ निकालेंगे।
तो इन दोनों का HCF निकालते हैं हम, कितना आएगा? हम नॉर्मली निकालते हैं, आप उस तरीके से बायोक्लिक डिवीजन एल्गोरिदम से निकाल लीजिएगा, आता ही है निकालने। तो 32 और 616 का हम निकालते हैं। 32 दूना 64, तो एक बार में दो गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 1 25, है ना? 9 से लगाते हैं, 9 और ठीक रहेगा। 9 से लगाते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 गया 8, 0। अभी 8 बच गया, 8 इधर आए, 32, 8 चको 32। थैंक गॉड, मेरा 8 ही आंसर आया। तो HCF 8, ये 8 का कॉलम बनाएंगे, वो 8 कॉलम हाईएस्ट कॉलम होगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 8 का हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर आपसे यहीं पे पूछ दे कि जिस तरह से स्वीट्स में पूछा था कि हमें कम से कम जगह में इस आर्मी को लगाना है, तो सभी कॉलम में कितने कितने आर्मी रखें, जिस तरह से स्टैक्स का पूछा था कि सभी स्टैक्स में कितने स्वीट्स रखें, उसी तरीके से सभी कॉलम में कितने आर्मी रखें, क्योंकि और इस प्रकार से रखिए कि कम से कम जगह में हो जाए। तो यहाँ पे हमें प्रति कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी रखना होगा। तो 32, एक है 32 ग्रुप, दूसरा 616 ग्रुप, तो ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे क्या है कि अगर मान लेते हैं इसमें हम 4-4 का रखते हैं, तो 8 इसका बनेगा, 8 कॉलम इसका बनेगा। बात को समझिएगा, यहाँ पे अगर इसमें प्रति कॉलम में 4-4 आर्मी रखते हैं तो 8 कॉलम इसका बनेगा। और क्योंकि हमें सभी में सेम ही रखना है, क्योंकि 4 क्या है यहाँ पे, 32 का फैक्टर 4 क्या है, इसके अंदर का आर्मी, इस कॉलम के अंदर का आर्मी, तो 4 इसका 32 है, 32 का फैक्टर है, इसका भी 4 ही होना चाहिए, है ना, सेम। तो इसका रखेंगे तो हमें कुछ होगा 4 15 चको 60 और 4 चक 16, 154, है ना, 4 से 16 15। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए दोनों का, तो इसे 8 कॉलम में बनाना पड़ेगा और इसे 154 कॉलम में बनाना पड़ेगा। तो हमें क्वेश्चन के रूल को तोड़ना पड़ेगा। हाँ, अगर तोड़ कर चलते हैं तब हमारा आंसर आ जाएगा 4-4, ठीक है। अब वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सबसे हाईएस्ट है कि नहीं। अगर ये हाईएस्ट है तो ठीक है, जैसे कि हम निकालते हैं 32 और 216, 32 और 616 का HCF निकालेंगे, तो हमारा आएगा आंसर 8, जैसा कि आया था। तो अगर 8 आर्मी हम प्रति कॉलम में रखते हैं तो इसका 4 ग्रुप बनेगा, सॉरी 4 कॉलम बनेगा। 8 आर्मी अगर एक कॉलम में रखते हैं तो 4 बनेगा इसका, और इसका कुछ बनेगा 77, ठीक है। तो इसका देखिए, बात को समझ रहे हैं, आंसर वही है पर उसको यूज अलग तरीके से कर रहे हैं। 8 कॉलम, 32 आर्मी को प्रति कॉलम में 8 आर्मी रखेंगे, और 616 आर्मी उसके पीछे जाएंगे। कॉलम सेम नहीं होंगे दोनों का, एक का इसका हो जाएगा 77 कॉलम, और सभी कॉलम में 8 आर्मी होंगे। हाँ, यहाँ पे पर आर्मी की संख्या सेम होगी प्रति कॉलम में, बट कॉलम की संख्या सेम नहीं होगी। तो यहाँ पे हम निकाल सकते इस तरीके से, जैसे स्वीट्स का निकाले थे। तो हमें देखिए क्वेश्चन पलट कर पूछ दिया, इससे पूछ दिया इसमें, ठीक है, पलट कर पूछ दिया इसमें। उसमें कॉलम के अंदर की स्वीट्स की बात करते थे, अंदर की संख्या की बात करते थे, इसमें कॉलम की बात कर रही है। तो जो भी बात करें, आप क्वेश्चन को समझें कि कह क्या रहा है, निकाल क्या रहा है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कॉलम की संख्या पूछ रही है, तो कॉलम की संख्या पूछ रही है तो वो भी तो एक फैक्टर ही पूछ रही है, तो हम उस हिसाब से बताएं, ठीक है। तो आप जैसे भी बनाओ, कंसेप्ट को समझ कर बनाओ, मजा आएगा, अच्छा आएगा, आगे बनाने में समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और ऐसे बनाओगे तो थक जाओगे, बोरियत लगेगी पढ़ाई।
आगे की क्वेश्चन बहुत इजी है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे थोड़ा कह दिया है कि शो करिए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर या तो 3m के रूप में होता है या 3m प्लस 1 के रूप। तो सब चीज वही करना है, वैसे ही हमें जैसे ए मानना है, ए को क्या मानना है, पॉजिटिव इंटीजर मान लेना है, उसे 3 से ही डिवाइड करना है और उसे a बराबर 3q प्लस r ले आना है। r 0 से 3 के बीच में होगा, इस प्रकार से a बराबर 3q, फिर 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इसके बाद ये क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो यहाँ पे हम दोनों को स्क्वायर करेंगे। चलिए एक का एक निकाल लेते हैं, इसका करते हैं। हमें क्यू ही मानना है क्योंकि यहाँ पे एम बोला है तो यहाँ एम नहीं लेना है। तो देखिए हम बताते हैं कैसे। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, वो लिखना लिखना आप सब लिख लेंगे। तो यहाँ तक करते हैं ए स्क्वायर 3q स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 3 3 जा 9q स्क्वायर। ठीक, अभी 9q स्क्वायर 3 ए स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हम माने थे, ओके, उसका स्क्वायर क्या 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होगा, वो हम बताने जा रहे हैं। तो इसका स्क्वायर देखिए 9q स्क्वायर को हम 3 इंटू 3q स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमने q लिखा है, ये क्या लिखा है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3q प्लस आर, जहाँ हम लिखेंगे वहां पे लिख देंगे ब्रैकेट में कि q इज इंटीजर। ओके, तो q इंटीजर है और यहाँ m भी एक इंटीजर है, तो q इंटीजर है, उसका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और 3 भी इंटीजर है तो उसका मल्टीपल्स भी इंटीजर होगा, और m भी इंटीजर है, तो इस पूरे की जगह m हम लिख सकते हैं, तो 3m। तो ए स्क्वायर 3m के रूप में आ गया। वैसे ही 3q प्लस 1 का स्क्वायर निकालेंगे, देखते हैं उसका भी बताते हैं। एक आ गया, फिर उसका आगे बताते हैं। आगे बताते हैं इसका एक दूसरे का 3q प्लस 1, इसका भी स्क्वायर करते हैं, देखते हैं इन दोनों में से कोई एक रूप आता है कि नहीं। ए स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। ए स्क्वायर इजकल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। यहाँ से हम इस रूप में हमें लाना है, तो ऐसा ही काम करेंगे। देखिए कैसे लाते हैं, 9 6, यहाँ में 3 निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में से तो 3 निकाल लिए, बस क्यू भी कॉमन है तो नहीं निकालना है, क्यों निकाले, जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे कह रहा है वही करना है हमें। 3q स्क्वायर 3 2 जा 6q प्लस 1, ये पूरा इंटीजर हो जाएगा, इंटीजर m के बराबर है, तो 3m प्लस 1। इस प्रकार से आप अगला भी कर सकते हो, और आगे में हम फिर लिख देंगे देयर फोर एवरी स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्यूब कर रहा है, तो इसमें भी वैसे ही क्यूब करके कॉमन लेकर कर लेना है, बन जाएगा ये आपसे। अब हमारा यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम खत्म हो गया है। अब हम एक दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा करेंगे जो हमने शुरू में डिस्कस किया था। एक था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, दूसरा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का जो यूज है वो एचसीएफ निकालने में, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये मल्टीप्लिकेशन में है कुछ काम, इसका काम, इसका रोल मल्टीप्लिकेशन में है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये जो थ्योरम है, ये जो सिद्धांत है, अरिथमेटिक्स पे है। अरिथमेटिक्स मीन्स होता है अंक गणित, मतलब इसमें जोड़ते घटाते हैं, ये सब हम करते हैं। इस थ्योरम में हम मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे। यह थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसे आप प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हो, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में। जैसे कि हमारे पास कंपोजिट नंबर है 26, इसे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिए। और ऐसा प्रोडक्ट का जो रूप है, ऐसा रूप किसी का नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब, जो इस तरीके से प्राइम नंबर का जो फॉर्म है ना 13 into 2, ऐसा 13 into 2 सिर्फ 26 का होगा। इसलिए यूनिक वे हम भी लिख सकते हैं कि यूनिक वे ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। ये प्राइम का जो प्रोडक्ट है यूनिक है, मतलब ऐसा किसी का नहीं है। तो इसका हम थ्योरम लिखेंगे। It states that every composite number can be expressed as a product of primes in a unique way। हम किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्राइम का प्रोडक्ट यूनिक होगा, मतलब उसके जैसा कोई नहीं। ठीक है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है मैथमेटिक्स में। पहला तो दो तीन इसका यूज तो हम क्लास 10th में ही पढ़ लेंगे। जैसे कि पहला यूज है, इट इज यूज्ड टू फाइंड यूज्ड टू नो इट इज यूज्ड टू नो द डेसिमल इसका दो यूज हमें इस क्लास 10th में पढ़ना है। पहला तो कि कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है पी वाई क्यू के रूप में है, तो वो हम वो
रेशियो वो फ्रैक्शन को देखते ही हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये यूज कर हम बताएंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका। और दूसरा यूज है कि कोई भी नंबर दिया हुआ है तो वो उसका वो इरेशनैलिटी है कि नहीं, वो इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये प्रूफ करने में भी हम यूज कर सकते हैं। कोई भी नंबर दिया गया है, दूसरा ये है कि कोई भी नंबर जब दिया हुआ है वो इरेशनल नंबर है कि नहीं, ये प्रूफ करने में भी यूज होगा ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बोल रहा है कि एक नंबर सोचिए, मान लीजिए 4 टू द पावर n, और n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, जैसे 4 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 3, इस प्रकार से। तो चेक करिए कि 4 टू द पावर n मतलब n का कोई वैल्यू है, 4 टू द पावर n में n का कोई वैल्यू है जिससे ये डिजिट जो है 0 बन जाए। ये जो n का कोई वैल्यू है जिससे ये 4 टू द पावर n का जो लास्ट डिजिट है वो 0 रहे। अगर मान लीजिए 4 टू द पावर n की जगह 2 रखते हैं तो क्या लास्ट डिजिट इसका 0 होगा, या 3 रखते हैं तो होगा, 5 रखते हैं तो होगा? तो आई थिंक किसी में नहीं होगा। ये हम कैसे जाने किसी में नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 टू द पावर 3 मतलब 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4, फिर 4 ही आएगा लास्ट में। यहाँ पे भी 4 4 मतलब लास्ट में इसका 4 ही आएगा, 0 आने का चांस ही नहीं है। तो ये हम कैसे जाने? ये हम जाने फैक्टराइजेशन से। ठीक है, हम यहाँ 4 को फैक्टराइज किए है ना, जैसे कि 4 टू द पावर 2 था तो 4 इंटू 4। हम जानते हैं यहाँ पे कि 4 4 को मल्टीप्लाई करने पे कभी 0 आएगा नहीं, क्योंकि 4 खुद 2 गुना 2 से बना है ना, ये भी 4 2 गुना 2 से बना है, और इसे मल्टीप्लाई करने पे कभी 0 नहीं आएगा। 0 तभी आएगा जब 2 इंटू 5 के टर्म्स में हो, है ना, जब प्रोडक्ट 2 और 5 के प्रोडक्ट के रूप में हो। ऐसा तो है नहीं, सिर्फ 2 है, तो कभी 0 नहीं होगा। ये हम कैसे समझे? हम नंबरों को फैक्टराइज करना जानते हैं, हम नंबरों के फैक्टराइज के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से फैक्टराइज रहेगा तो क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्टली या कहें डायरेक्टली हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स का यूज कर रहे हैं, है ना। तो बस यहाँ से हम क्वेश्चन समझ गए, अब इसे हम कुछ रिटन फॉर्म में लिख देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इफ द नंबर 4 टू द पावर n for any n were to ends with the digit 0 then it would be divisible by 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर 4 टू द पावर n n की किसी भी वैल्यू के लिए अगर 4 टू द पावर n को 0 डिजिट से एंड होना है तो इसे 5 से डिविजिबल होना होगा, या सिंपली कहें तो इसका प्रोडक्ट जो फैक्टराइजेशन फॉर्म है वो 2 और 5 के प्रोडक्ट में होना पड़ेगा, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इफ द नंबर 4 टू द पावर n for any n, if the number 4 टू द पावर n were to end with the digit 0 then it would be divisible by 5। या यहाँ पे कहें कि द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 मस्ट बी 2 इंटू 5, या इन अदर वर्ड द फैक्टराइजेशन ऑफ
4 should be in the form of should be in the product of 2 and 5. But prime factorization of 4 is 2 into 2, है ना? यहाँ पे समझिए कि 4 टू द पावर n को n का जो इंड्स डिजिट है 0 होने के लिए इसे 10 से डिविजिबल होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 होता है वो 10 से डिविजिबल होता है ना? ये 10 का नंबर का ये गुण है कि वो लास्ट में 0 है तो 10 उसे डिवाइड कर देगी। तो इसका लास्ट में 0 होने के लिए इसे 10 से डिविजिबल होना चाहिए, या कहें तो इसका जो फैक्टराइजेशन जो है रूप प्रोडक्ट में वो 2 और 5 के रूप प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना? तभी वो 10 से डिविजिबल होगा। बट इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 है। तो अगर इस पे पावर 1 है तो 2 इंटू 2 होगा, पावर 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा, मतलब 4 2 होगा, 5 है तो उस प्रकार से होगा, हमेशा 2 ही होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिक वे ऑफ प्राइम्स प्रोडक्ट, है ना? प्राइम के प्रोडक्ट में। तो इसका यूनिकनेस के कारण कि इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 हमेशा 2 ही होगा और कुछ नहीं होगा। 5 2 इंटू 5 हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 का एक अपना यूनिक होता है। उसके वजह से ये इसके लास्ट डिजिट 0 नहीं हो पाएंगे, मतलब उसकी वजह से ये 2 इंटू 5 नहीं होंगे क्योंकि इसका एक अपना अपना यूनिक होता है, सबका अपना अपना यूनिक प्रोडक्ट होता है। बात को समझिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है कि यूनिक वे में लिखते हैं, उसके जैसा कोई नहीं होता। तो 2 इंटू 2 इसी का होगा और इसमें किसी और का इसका भी नहीं होगा और इसका किसी और का नहीं होगा प्रोडक्ट फॉर्म। तो इसके वजह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये डिजिट 0 नहीं होगा लास्ट में इसका। तो यहाँ पे हम एक और लाइन लिखेंगे, यहाँ पे n लिख देते हैं। सो the uniqueness of the fundamental theorem of arithmetics guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 to the power n.
सो ये हुआ पूरा आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन 6 का भी पूछ सकता है कि 6 टू द पावर n का बताइए, यहीं पे ऐसा ही क्वेश्चन बट 6 रहेगा। तो 6 में भी ऐसा ही बताएंगे कि इसमें 2 तो है बट 5 नहीं है ना। इसमें भी 2 थे 5 नहीं है, मतलब टेंस के रूप में नहीं है, तो 10 से डिविजिबल नहीं है। तो 10 से डिविजिबल नहीं है इसका, क्योंकि इसका फैक्टर है 2, 2 इसका 2 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 3। हमेशा जो n बढ़ेगा तो 2 इंटू 3 भी बढ़ेगा, तो ये हमेशा 2 इंटू 3 में आएंगे ही। तो यूनिकनेस की वजह से इसका जो फैक्टराइजेशन होगा हमेशा कोई अलग प्राइम्स नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ 2 इंटू 3 ही आएंगे। इस प्रकार से ये 6 टू द पावर n भी नहीं होंगे। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, किसी का भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सीखा, उसका यूज किया शो करने में कि कैसे इसकी यूनिकनेस हेल्प करती है।